Good morning, students. Now, today we will start with the next chapter, chapter number 9 of the plus 1 bio, right? And the name of the chapter or the topic is biomolecules, right? Now, before starting the discussion, I just want to discuss some important terms with you which are used again and again in this chapter, right? The first term is essential amino acids. Now, what are essential amino acids? These are the amino acids which can't be synthesized by our body cells. क्लियर? जो हमारी बॉडी के सेल्स खुद नहीं बना सकते और हमें ये बाहर से अपने खानों के साथ या ये कह लो कि बाहर से आपको डाइट के साथ खाने पड़ते हैं. क्लियर? वी कॉल देम एसेंशियल एमिनो एसिड्स, राइट? और फिर होते हैं हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ये वो एसिड्स हैं बेटा जो आपकी बॉडी के सेल्स खुद ही बना लेते हैं, राइट? फिर एक टर्म आएगी इस चैप्टर में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. आपने केमिस्ट्री में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किए थे. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा वो फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड होंगे या फिर 3 होंगे. ठीक है, हमने 10th में भी केमिस्ट्री में किया था. नाउ उसके बाद आते हैं बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा वो फैटी एसिड्स होती हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड रहता है, राइट? उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. उसके बाद एक टर्म आती है बेटा इस चैप्टर में, होमोपॉलीसेकेराइड्स. होमो का मतलब होता है सेम. अब जैसे मान लीजिए आपने कोई चेन बनानी है बेटा, ठीक है, एक जैसी बैंगल्स लेके आप उनको अटैच कर लीजिए. सारी बैंगल्स एक जैसी होनी चाहिए. होमो मीन्स सेम. क्लियर? तो जब आप एक जैसे मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के एक लंबी चेन बनाएंगे, क्लियर, तो वी कॉल इट होमो. पॉली, होमो मीन्स सेम, पॉली मीन्स ज़्यादा, सेक्राइड्स मीन्स शुगर्स, राइट? तो दैट इज़ द होमो पॉलीसेकेराइड्स. क्लियर? उसके बाद आते हैं बेटा हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. क्लियर? दूसरा हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. क्लियर? अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में बेटा, जब हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट. अब मान लीजिए आपने एक सर्कल ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, उनको जोड़ जोड़ के एक चेन बना लिया. अब सारे अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. तो हेट्रोसेकेराइड्स में क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा तरह के मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स को जोड़ जोड़ के बनते हैं पुत्र. तो वी कॉल देम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. फिर एक टर्म आएगी बेटा मेटाबॉलिज्म. क्लियर? क्या टर्म है? मेटाबॉलिज्म. ये बहुत ही कॉमन टर्म आती है बायो में. अब आपकी बॉडी के अंदर देखिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं. क्लियर? अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रहे हैं, अगर हम उनका टोटल कर लें, सम टोटल का मतलब है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको इकट्ठे अगर हमने एक वर्ड यूज़ करना है तो दैट इज़ मेटाबॉलिज्म. क्लियर बेटा? फिर आती है लिविंग स्टेट. क्लियर? अब लिविंग स्टेट का मतलब क्या है? लिविंग स्टेट इज़ डिफाइंड एज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क. क्लियर? अब ऐसी स्टेट इक्विलिब्रियम की यहाँ पे हम काम करने के लायक रहते हैं. क्लियर बेटा? फिर उसके बाद एक टर्म आएगी दैट इज़ सबस्ट्रेट. क्लियर? दैट इज़ सबस्ट्रेट. अब ये सबस्ट्रेट क्या रहता है? सबस्ट्रेट द सब्सटेंस. अब ऐसा सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स. अब जैसे आपके मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, उस पर एमाइलेज काम करता है बेटे. अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? एक सबस्ट्रेट है. ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आके एंजाइम्स काम करेंगे उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट. फिर एक टर्म आएगी बेटा एक्टिव साइट. क्लियर? एंजाइम्स के साथ आएगी एक वर्ड एक्टिव साइट. अब एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है? एक्टिव साइट का मतलब है वो जगह या वो एरिया एंजाइम्स के ऊपर यहाँ पे आके, ठीक है, सबस्ट्रेट ने आके उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ अटैच होना है. जब एंजाइम के साथ वो सब्सटेंस, वो सबस्ट्रेट जुड़ेगा बेटा,
तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो वो जगह, ठीक है, या वो एरिया, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ अटैच होना, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। फिर आता है बेटे मैकलेस कांस्टेंट। अब ये एक टर्म यूज़ करेंगे जिसको शॉर्ट में हम Km लिखते हैं। इट रेफर्स टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब वो चीज़ कितनी है एट विच द रिएक्शन रीचेज हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब आपको पता ही है, जैसे 1 सेकेंड में वो कितना तेज़ जाएगा, ठीक है। तो अब कितनी अमाउंट सबस्ट्रेट की चाहिए, कंसंट्रेशन मतलब की अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन जो है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, जितना वो मैक्सिमम तेज़ काम कर सकते उसका आधा पहुँच जाए, उसको हम मैकलेस कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। क्लियर these terms? So these are important terms which we are using again and again this chapter. So firstly I want to discuss these terms. Now next is chemical composition of organism and earth crust. बेटा अगर हम अर्थ क्रस्ट की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करें और फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यानी कि सेल या टिश्यू की उसकी कंसंट्रेशन को या उसके एलिमेंट्स की उसकी कंपोजिशन को स्टडी करें तो आप देखोगे कि दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर? क्या है? दोनों की सेम है। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट। क्लियर बेटा? समझ में आई बात? उसके बाद बेटा अगर हम एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि हमने इसको कैसे एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर? जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं, उनके साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारी बॉडी में मिलता है बेटा, सोडियम क्लोराइड जो आप नमक खाते हो उसका फॉर्मूला ये, ठीक है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स जैसे पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी बॉडी में मिलते हैं लिविंग में। और सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंपाउंड बॉडी में प्रेजेंट रहता है बेटे वो है आपका वाटर, यानी कि पानी। हमें पता है 70 to 80% बॉडी जो है वो हमारी भी पानी की बनी है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड आपकी बॉडी में मिलता है दैट इज़ वाटर। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कितने हैं, सब कुछ। इसमें एक बड़ा आसान सा तरीका है बेटे, आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, आपने ग्राइंड कर लेना है लिविंग टिश्यू को। ग्राइंड का मतलब है उसकी चटनी बना लेनी है, ठीक है। और उसकी चटनी किस में बनानी है आपने? ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में बेटा, ठीक है। यानी कि उसमें तेज़ाब डाल के उसमें टिश्यू डालो और उसकी चटनी बना लो, ठीक है। वो चटनी बन गई। अब उस चटनी को आपने क्या करना है, उसको आपने छान लेना है, ठीक है। अब जब आप उसको छान लोगे तो क्या होगा, एक तो जैसे आप चाय पुनते हो, चाय पत्ती आ जाती है, तो ऊपर आपका, ठीक है, फ्रैक्शन कुछ मिलेगा और नीचे चाय पुन के चली जाएगी, तो वो आपका फिल्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास एक फिल्ट्रेट आ जाएगा और एक ऊपर सॉलिड जो है सेमी सॉलिड सा पार्ट वो आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को, अब जो पार्ट बेटा नीचे चला गया, ठीक है, जैसे आपकी चाय है मान लीजिए पुन के, तो वो कौन सा पार्ट है जो एसिड में सॉल्युबल था, यानी कि जो तेज़ाब में घुल गया था, ठीक है, वो नीचे चला गया। अब उसमें से बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उसके साथ चले गए, ठीक है। अब उसमें से आप कंपाउंड्स को सेपरेशन टेक्निक से, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके आप उनको अलग अलग कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर हम एनालिटिकल टेक्निक से उस पर, यानी कि एनालिटिकल टेक्निक से अप्लाई करके बेटा फिर हम ये देख सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फार्मूला क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक लिविंग बॉडी में या एक टिश्यू में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये एक तरीका है उसको निकालने का। अब उसमें अगर हम उस जो आपका टिश्यू है बेटा, अगर हम उस टिश्यू को ड्राई कर लें तो हमारे पास ड्राई वेट आ जाएगा,
यानी कि सारा वाटर जो भी इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। फिर उस ड्राई वेट को आप जला दो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगी, उसको हम बोलते हैं ऐश बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ऐश एनालिसिस फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। तो फिर हम उसमें से जो है मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स को निकाल लेंगे कि कौन कौन से हैं, राइट बेटा। तो ये तो था कुछ जर्नल अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। थैंक्स बेटा।